हाय क्लास, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। आज हम लोग करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। आइए साहब, शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के अंदर में सबसे पहला डेफिनेशन हमारा है, व्हाट इज अ ट्रांसफर। कैपिटल गेन्स के फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बोला था साहब, कैपिटल एज गेन्स तभी लगेगा जब आप अपने कोई कैपिटल एसेट को बेचते हैं, तो ट्रांसफर करते हैं तो। सो टू सब सेक्शन 47 के अंदर में ट्रांसफर का मतलब क्या है, आइए साहब हम लोग ये समझते हैं। ट्रांसफर विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एसेट्स इंक्लूड्स क्या क्या? सेल, एक्सचेंज और रिलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट। मतलब आपने बेच दिया, आपने उस एसेट के बदले में कोई दूसरा एसेट ले लिया, या आपने उस एसेट को रिलिंक्विश कर दिया, यानी कि आपने छोड़ दिया उस एसेट को किसी कीमत के ऊपर में। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स देयरइन, किसी एसेट के ऊपर में आपका राइट था, आपने वो राइट को छोड़ दिया, उसको हम लोग यहां पे ट्रांसफर मानते हैं। कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, होता क्या है साहब कि जैसे सिक इंडस्ट्रियल यूनिट होती है या कोई भी ऐसी इंडस्ट्री होती है जिसको कंपल्सरीली अक्वायर करने का कोई लॉ, किसी लॉ के अंडर में प्रावधान होता है, तो उसको हम लोग कंपल्सरी एक्विजिशन कहते हैं। उस केस में जो पैसा मिलता है वो भी कैपिटल गेन्स के तहत चार्जेबल होगा। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, मेरे पास एक बिल्डिंग थी, उसको मैंने कैपिटल एसेट मान के चला था, अब मैं बिल्डिंग का खरीदने बेचने का काम कर रहा हूं, उसको मैंने स्टॉक इन ट्रेड उसको मैंने बना दिया। तो ऐसे केसेस के अंदर में जो स्टॉक इन ट्रेड को जो कन्वर्जन हुआ है, जिस डेट के ऊपर में कन्वर्जन हुआ है और जिस डेट के ऊपर में कन्वर्जन हुआ है, वो ट्रांसफर माना जाएगा। मेच्योरिटी और कन्वर्जन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया हुआ अपनी पिछली क्लास के अंदर में। प्लीज रेफर टू माई प्रीवियस वीडियो ऑन दिस। Possession of an immovable property is given in consideration of part performance of the contract, ये भी मैंने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया है साहब। सो आपने कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ली है इन कंसिडरेशन ऑफ द पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आपने किसी को एक प्रॉपर्टी दे दी इन द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, उसके कॉन्ट्रैक्ट के तहत में आपका ये था कि मैं ये प्रॉपर्टी आपको दे दूंगा अगर आप मेरा ये काम कर देते हैं तो। ठीक है साहब। Certain type of transactions which have the effect of transferring or enabling the enjoyment of immovable property, ये मेनली किस केस में होता है साहब? कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी एक क्लासिकल एग्जांपल है। आप इसके मेंबर बनते हैं, उस मेंबरशिप के तहत आपको कोई प्रॉपर्टी अलॉट की जाती है। ये मैंने आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में समझाया था। तो जैसे ही वो आपकी मेंबरशिप के अगेंस्ट में आपकी ये प्रॉपर्टी बनती है, वो आपका कैपिटल एसेट बन जाता है। उस प्रॉपर्टी को आप बेचने के लिए एंजॉय कर रहे हैं, या उस एंजॉयमेंट को बेचने के लिए, मेंबरशिप को बेचने के लिए आपको जो पैसे मिलते हैं वो ट्रांसफर कंसिडर किए जाएंगे। आइए साहब अमेलगमेशन समझते हैं। 2(1)(b), 2 क्लॉज 1(b) के तहत अमेलगमेशन क्या कहता है? मीनिंग, अब अमेलगमेशन का मीनिंग क्या है साहब? मर्जर ऑफ वन और मोर कंपनीज विथ अनदर कंपनी, एक कंपनी है साहब ए और एक कंपनी है साहब बी, दोनों बोलते हैं कि हम आपस में मिल जाते हैं और एक नई कंपनी फॉर्म करते हैं, ए बी कंपनी। या ये कंपनी बोलता है आपकी कंपनी मैं अपने अंदर में मर्ज कर लेता हूं, तो उसे भी अमेलगमेशन के तहत कंसिडर किया जाएगा। मर्जर ऑफ वन और मोर कंपनीज विथ अनदर कंपनी, तो ए बी और सी था, बी और सी जाकर के मर्ज हो रहे हैं ए के अंदर में, वो भी इसके अंदर में फॉल कर जाएगा। मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनीज फ्रॉम वन कंपनी टू फॉर्म वन कंपनी, मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनीज टू फॉर्म वन कंपनी, जैसे ए और बी के मिलकर के ए बी कंपनी बन गया। मेरे पहले केस में बी और सी मिलकर चले गए ए कंपनी के अंदर में, तो वो भी अमेलगमेशन के तहत कंसिडर किया जाएगा। चलिए साहब, क्या होता है अमेलगमेशन के अंदर में, हम ये समझते हैं। ऑल दी एसेट्स प्रॉपर्टीज, जितनी भी एसेट्स और प्रॉपर्टीज है और लायबिलिटीज है, ये मेरी बैलेंस शीट है साहब। यहां पे मेरे पास कुछ लायबिलिटीज हैं, ये मेरी लायबिलिटी आ गई।
और ये मेरा फिक्स्ड एसेट आ गया, ये मेरा करंट एसेट्स आ गया, यहाँ पे मेरा सब कुछ आ गया। ये मेरे एसेट्स हैं और ये मेरी लायबिलिटी है। बैलेंस शीट हमने सबने 12वीं में कर रखी हुई है। तो ऑल एसेट्स, प्रॉपर्टीज एंड लायबिलिटीज ऑफ अमेलगमेटिंग कंपनी और कंपनीज, मतलब बी और सी की जो टोटल जो एसेट्स और लायबिलिटीज है, या ए और बी सिंगल जो कंपनीज की लायबिलिटीज है, और कंपनीज इमीडिएटली बिफोर द अमालगमेशन, मतलब कि जस्ट बिफोर द अमालगमेशन की जो डेट है उसकी बैलेंस शीट बनती है। उसके तहत जो एसेट्स और लायबिलिटीज होती है वो अमालगमेटेड कंपनी की एसेट और लायबिलिटी बन जाती है। तो all assets, properties and liabilities of the amalgamating company or companies immediately before the amalgamation becomes the property of amalgamated company by virtue of amalgamation. तो amalgamation के तहत जो भी आपकी प्रॉपर्टीज, लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स बैलेंस, डेटर्स बैलेंस, फिक्स्ड एसेट्स, आपके जितने भी करंट एसेट्स हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, जितने भी डेफर्ड लायबिलिटीज हैं, वो सारी की सारी अमेलगमेटेड कंपनी की बन जाएंगी साहब। सो आपने दो कंपनियों को जोड़ करके एक कंपनी बना दी और उन दोनों के एसेट्स और लायबिलिटीज इस कंपनी में ट्रांसफर हो गए। शेयर होल्डर्स होल्डिंग मिनिमम 75%, मतलब कि 75% ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स इन द अमेलगमेटिंग कंपनी, हमारे केस में बी और सी या ए और बी, इस केस के अंदर में, अदर देन शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड देयर इन इमीडिएटली बिफोर द अमालगमेशन बाय और बाय अ नॉमिनी ऑफ द अमालगमेटेड कंपनी। सो सपोजिंगली ए जो है, ए एक कंपनी है और बी एक कंपनी में, अब दोनों मिल करके ए और बी बी और सी कंपनी, सॉरी, तो बी और सी कंपनी जा रहे हैं ए कंपनी के अंदर में। अब ए ने कुछ शेयर्स यहां पे खरीद रखे हैं और यहां सी के कुछ शेयर्स ए के पास है। तो अदर देन दैट, सो सपोजिंगली ए कंपनी के जो शेयर्स थे वो 10% थे ऑलरेडी, जो 10% को हटा करके 90% का 75% उसके जो शेयर होल्डिंग है वो अमेलगमेटेड कंपनी के अंदर में शेयर होल्डर बन जाएंगे। आगे चलते हैं साहब। अब नेक्स्ट क्या है? डिमर्जर। डिमर्जर आता है 219AA क्लॉज के अंदर में। मीनिंग क्या है डिमर्जर का? ट्रांसफर परसुएंट टू अ स्कीम और अरेंजमेंट अंडर सेक्शन 230 to 232, जो डिमर्जर के क्लॉज सेक्शंस हैं कंपनीज एक्ट के अंदर में, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर में जो डिमर्जर के क्लॉजेस हैं, बाय अ डिमर्ज्ड कंपनी ऑफ इट्स वन और मोर अंडरटेकिंग टू अ रिजल्टिंग कंपनी। साहब मैं एक कंपनी थी इसके अंदर में, मैं अब इस कंपनी को, ए बी कंपनी थी, अब इस कंपनी को मैं दो हिस्सों में बांटता हूं, ए कंपनी और बी कंपनी। तो ये जो कंपनी है इसके अंदर में सेक्शन 230 से 232 के अंदर में जो प्रावधान है, जो प्रोविजंस हैं, जो सेक्शंस हैं, उसके तहत ये मेरी डिमर्ज्ड कंपनी हो गई। इन द स्कीम ऑफ डिमर्जर रिजल्टिंग कंपनी, ये दोनों हो गई मेरे पास। ठीक है, अब कैसे होता है साहब? जैसे वहां पे हो रहा था वैसे ही यहां पे होगा। तो ए बी कंपनी के जो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं वो अब ए और कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और जो ए बी कंपनी के एसेट्स लायबिलिटीज है एट द टाइम ऑफ डिमर्जर वो हम ए और कंपनी में बांट देंगे। तो सपोजिंगली मेरे पास एक बिजनेस लाइन थी से एक्स और एक बिजनेस लाइन थी वाई, तो एक्स ए में चला गया और वाई बी में चला गया। तो इस तरीके से जो एक्स के एसेट्स और लायबिलिटीज, एक्स सेगमेंट के एसेट्स और लायबिलिटीज ए में चले जाएंगे और वाई सेगमेंट के एसेट्स और लायबिलिटीज बी में चले जाएंगे। So, property and liabilities of the undertaking or undertakings being transferred by demerged company are transferred at values appearing in its books immediately before the transfer। यानी कि जो बैलेंस शीट बनी, जो immediately before the जो demerger बैलेंस शीट बनी, उसको ही हम कंसिडर करते हैं, वही वैल्यूज ए और बी कंपनी बनते टाइम पे कंसिडर की जाएंगी। However, there is an exception to it. The provisions will not apply where, in order to comply to the Indian accounting standards, so Ind AS के तहत जो हमारे बैलेंस शीट्स वगैरह बनेंगी, स्टैंडर्ड्स,
द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ सच डिमर्ज्ड कंपनी यानी एबी कंपनी का इज वैल्यूड अदर देन बुक वैल्यू, इसके जो अगर सपोजिंगली मेरे पास एक एसेट था जिसकी वैल्यू थी 100 रुपया, ड्यू टू इंडेस मैंने उसकी डी वैल्यू करके 80 रुपए ले ली। अब इसके अंदर में ए सेगमेंट का है 60 रुपया, 60 रुपया, और बी कंपनी जो बनेगी उसकी 40 रुपया है। तो ये कंसिडर की जाएगी, ना कि 100 रुपए को आपने डिवाइड कर दिया। सो सपोजिंगली मैंने 80 रुपए को कर दिया 60 और 20, सॉरी 60 और 20, तो इसके तहत ये 100 रुपया ना कंसिडर करके 80 रुपया कंसिडर किया जाएगा। The resulting company issues, in consideration of demerger, its shares to the shareholders of the demerged company on proportionate basis. तो होता क्या है साहब, आपने कई बार सुना होगा कि जैसे एबी कंपनी के पास आपके पास थे 100 शेयर, कंपनी बोलती है ये डिमर्ज हो गई कंपनी, आज से आपके पास 60 शेयर होंगे ए कंपनी के और 40 शेयर होंगे बी कंपनी के। तो इस तरीके से ये डिमर्ज्ड कंपनी ने अपने शेयर होल्डिंग्स जो है वो बांट दी इन द रिजल्टिंग कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स। यहां पे भी वही 75% का रूल है साहब, 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर इन द डिमर्ज्ड कंपनी अदर देन दैट ऑफ द रिजल्टेंट कंपनी, demerger by nominee of the resulting company become shareholders of the resulting company. Transfer of undertaking is on going concern basis. So हमारा कॉन्सेप्ट जो अकाउंटिंग का था गोइंग कंसर्न का, वो यहां पे लागू होगा साहब। इसको बंद नहीं किया धंधे को, इसको सिर्फ हमने बांट दिया धंधे को, और जैसे नॉर्मली चलता है धंधा वैसे ही ये चलता रहेगा। Demerger is in accordance with the conditions, if any, notified by the government in this behalf. तो जो डिमर्जर की जो कंडीशंस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है। कंडीशंस फॉर कंसिडरिंग डिमर्जर ऑफ ए पब्लिक सेक्टर कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी का डिमर्जर कब कहलाता है साहब? रिकंस्ट्रक्शन और स्प्लिटिंग अप ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी into separate companies shall be deemed to be demerged if such reconstruction or splitting has been made to transfer any assets of demerged company to resulting company and the resulting company is a public sector company on the appointed date indicated in such scheme or as may be approved by central government as per Companies Act 1956। ये 2013 नहीं चेंज किया है इनकम टैक्स एक्ट में। तो एज पर 1956 के तहत जो प्रावधान रखे थे उसी के तहत पब्लिक सेक्टर कंपनी बननी चाहिए। फुलफिल सच अदर कंडीशन एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर कंपनी में मेजर शेयर होल्डिंग साहब सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा वही हम कंसिडर करेंगे। अब डिमर्ज्ड कंपनी और रिजल्टिंग कंपनी एक बार समझ लेते हैं साहब। तो साहब डिमर्ज्ड कंपनी क्या होती है? द कंपनी whose undertaking is transferred in pursuant of demerger, यानी कि एबी कंपनी जो थी हमारे केस में वो हमारी डिमर्ज्ड कंपनी बन गई। Resulting company means one or more companies to which undertaking of demerged company is transferred in demerger and such company issues shares to shareholders of the demerged company, यानी कि ए ने शेयर होल्डर्स को शेयर्स दिए और बी ने शेयर होल्डर्स को शेयर्स दिए। तो ये दोनों मेरी रिजल्टिंग कंपनी बन गई। और जो रिजल्टिंग कंपनी है इट इंक्लूड्स अथॉरिटी और बॉडी और लोकल अथॉरिटी और पब्लिक सेक्टर कंपनी और अ कंपनी एस्टैब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड और फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिमर्जर। तो डिमर्जर के तहत आपकी अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी, बॉडी कॉर्पोरेट, पब्लिक सेक्टर कंपनी, ये कुछ भी फॉर्म हो सकती है। आज की क्लास यहीं तक है साहब। आपको इंग्लिश कैलेंडर की न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। फॉर योर नोट्स प्लीज डू कॉन्टैक्ट मी ऑन varmaniassociates@gmail.com or for any queries you are free to give me a call. Thank you so much. Please do like, share and subscribe my channel. I hope you're liking my videos. Thank you. Bye bye.